नमस्कार। बोकारो पब्लिक स्कूल पर पूर्व प्रिंसिपल सुबोध कुमार ने लगाए गबन व धोखाधड़ी के आरोप। सुनते हैं सुबोध कुमार क्या कहते हैं वहां के डायरेक्टर कैप्टन आरसी यादव, ये भी आपको सुनाते हैं। उसको अपने आप ही छिपा के रखे 10 साल और बराबर गलत रिपोर्ट एमएसआर को देते रहे और बराबर वहाँ का उसको दिग्भ्रमित करते रहे। जब वो इनको एक्शन होने के बाद 2014 में थे, अपने स्वयं इस संस्था को भंग कर दी और भंग करके ट्रस्ट में तब्दील कर दिया। बताइए, संस्था अलग है, ट्रस्ट हमारा ही नहीं कि ट्रस्ट क्यों बना, हम ऊपर नहीं जाते। आप भी लोग भी जानते हैं कि जिस नाम से सर एक चीज़ बताया जाए सर कि पहले जो संस्था चल रही थी वो किस नाम से चल रहा था और अभी जो संस्था है वो किस नाम से है? आप पहले जो था सैनिक शैक्षणिक संस्थान के नाम से उनका रजिस्ट्रेशन था और अभी जो है वो जो नाम चेंज किया गया उसका कुछ आइडिया मतलब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। कौन सा संस्था पर नाम जो चेंज किया गया रामकृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट जी, रामकृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट है और उसमें ही इन्होंने ट्रांसफर किया है। मैं यहाँ पूर्व प्रधानाचार्य जो सबसे ज़्यादा समय के लिए बोकारो पब्लिक स्कूल की सेवा दिया, मैं उस कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं 2003 से लेकर 2011 नवंबर तक मैं प्रधानाचार्य के रूप में वहाँ काम किया और 2011 में बिना किसी कारण के मुझे वहाँ से निकाला गया। ना कोई इसका कारण बताया गया, ना ही कोई सर्विस रूल फॉलो की गई। स्टेटस होती है इन पैरिटी विद द स्टेट गवर्नमेंट, उससे निम्न स्तर की सैलरी यानी 2000 की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया और मुझे जब हटाया गया 18 साल बाद तो मेरी सैलरी 24,000 रुपये। मैं आपको स्पष्ट मेरी सैलरी स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं। संस्था किस तरह से एक फ्रॉड संस्था है और ये फ्रॉड संस्था किस तरह से एक परिवार मिल करके एक संस्था के नाम पे केवल आगे करके एक स्कूल को और पूरी जो है करोड़ों का रुपए की गबन करके लूट के सारे परिवार वालों ने अपने नाम कर दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो संस्था को जमीन मिली बोकारो जो पब्लिक स्कूल जहाँ है वो उसको संचालित करती है सैनिक शिक्षा प्रचार समिति। सैनिक शिक्षा प्रचार समिति में जो 9 लोगों की संस्था बनी थी, जिसमें मेजॉरिटी ये सारे 5 फैमिली मेंबर थे। ये खुद कैप्टन आरसी यादव, उनकी पत्नी कृष्णा यादव और उनकी बेटी सुधा शेखर, उनके बेटे डॉक्टर सुधीर कुमार और उनका दामाद शंभू शेखर जो जमशेदपुर में इसको के कर्मचारी हैं और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी कार्य है। यानी ये 5 लोगों की वर्चस्व रहा और 4 लोग जो थे वो डमी कैंडिडेट थे, जिन्होंने आज तक किसी पेपर पे कोई साइन नहीं किया। उनकी सारे फर्जी सिग्नेचर से मिनट एजेंडा तैयार किए जाते हैं और क्योंकि 5 लोग ही उनके मेन मेजॉरिटी में है, परिवार के लोग हैं, इसलिए मनमानी का केस चलता रहा। नंबर 2 दूसरा ये है कि सोसाइटी एक्ट जो पहला उसका बायोलॉज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि it is a non-proprietary character। Now non-proprietary character क्या होता है मैं बता रहा हूँ। non-proprietary character ये होता है कि किसी सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड है उसमें बाप बेटा या बाप बेटी, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ ये कोई नहीं रह सकते। यानी फैमिली जो ब्लड रिलेशंस हैं वो नहीं रह सकते। लेकिन आप देखिए, मेरे पास कागज है, आपको देखना मैं बाद में दिखा दूंगा। और आप देखेंगे कि 5 मेंबर जो है उसमें यही 5 हैं और ये बड़ा और इन लोगों ने मिल जो है वो स्कूल में लगती है और रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी डाइवर्टेड जो सोसाइटी से चलती है दूसरे कामों में, और कोई भी पार्ट ऑफ द फंड कैन नॉट बी डाइवर्टेड टू एनी फैमिली मेंबर। ये सीबीएसई कहता है और सोसाइटी ये कहता है कि किसी भी मेंबर को कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब आप देख लें यहाँ पे पटना में 10 करोड़ की यानी 2 करोड़ की जमीन और 8 करोड़ की करीब बिल्डिंग है वो, और इक्विपमेंट मिला के करीब 12 करोड़ मेडिकल की अपने बड़े बेटे डॉक्टर सुधीर कुमार को पटना में हॉस्पिटल बनाई है, वो सारे स्कूल के पैसे से बनाए। उसके बाद आप देखिए 2009 में सैनिक शिक्षा प्रचार समिति को रजिस्ट्रार झारखंड ने रद्द कर दी।
उसको कैंसिल कर दी क्योंकि उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई, और कैंसिल करने के बाद उसको अखबार में लाया गया 2009 में, और अखबार में यह भी लिखा गया कि इस सोसाइटी से किसी भी तरह का कोई भी आम जन सूचना को ये सूचना दी गई कि कोई भी संबंध ना रखें, किसी भी ट्रांजैक्शन ना करें, कोई भी काम ना करें, और अगर ये सोसाइटी फिर भी एक्ट करती है या अगर कोई काम करती है या अपने आप को शो करती है कि मैं हूँ यहाँ पे, तो आप हमें सूचित करें और हमें बताएं ताकि कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद 2009 से आज तक स्कूल बदस्तूर चलता रहा। ये इन्होंने 2014 में इस जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑर्डर थी कि कैंसिल करने की, उसको चैलेंज किया स्टेट गवर्नमेंट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उसको इनकी पिटीशन को खारिज कर दी, बोली कि नहीं, ये अगर ध्वस्त है तो ध्वस्त ही रहेगी और स्टेट के गवर्नमेंट के फेवर में आपका बहाल रहेगी। तो अभी के पोजीशन में सैनिक शिक्षा प्रचार समिति की कोई अस्तित्व 2009 से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तब इन्होंने क्या करना शुरू किया, 2012 से लेके 2015 के बीच में फटाफट इन्होंने पैसे को ट्रांसफर करना शुरू किया। इसलिए करना शुरू किया क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, उनकी अकाउंटेबिलिटी रजिस्ट्रार को खत्म हो गई। रजिस्ट्रार को अब उनको ऑडिट देना नहीं था, इसलिए वो पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी थी नहीं। उन्होंने सारे पैसे जल्दी जल्दी कलेक्ट किए और तुरंत उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम से हॉस्पिटल बनाई इस स्कूल के पैसे से, और वही जो मैंने 12 करोड़ का हॉस्पिटल बनाई, ये 10-11 जैसे इनको पता चल गया 2011 से लेके 13 के बीच में, फिर इसी 2011 से 13 के बीच दनादन अपने पैसे को इन्होंने फटाफट जयराम मोड़ में करीब 10 एकड़ जमीन खरीदा, जिसमें 2 एकड़ के जमीन पे इन्होंने कॉलेज बनाई, जो आज वो और कॉलेज बनाई जिसमें कि फार्मेसी कॉलेज अभी चल रही है, और उस कॉलेज को, पूरे जमीन को इन्होंने फटाफट अपनी फैमिली ट्रस्ट में कन्वर्ट किया, और फैमिली ट्रस्ट में सुधा शेखर उनकी बेटी है, ये जो क्रिएटर है वो कैप्टन आरसी यादव है और उनकी पत्नी है, और ये रामकृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट बनाते हुए इस सारे प्रॉपर्टी को ट्रस्ट को कन्वर्ट कर दिया। यानी स्कूल का पैसा, जो सैनिक शिक्षा प्रचार समिति का पैसा था, जो एक्यूमुलेशन किया गया, जो शोषण करके वहाँ के स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को और कर्मचारियों का, वो सारा पैसा इन्होंने अपनी प्रॉफिट में, अपने परिवार की प्रॉफिट में लगाया। अब आप समझ लीजिए कि अगर 10 से 12 करोड़ की हॉस्पिटल जो है, उसका मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये इनका हॉस्पिटल है, ये देखो, ये हॉस्पिटल है। आप देख लीजिए, ये गगनचुंबी हॉस्पिटल पटना में बनी हुई है, डॉक्टर सुधीर कुमार चेस्ट केयर क्लिनिक। ये रामकृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट में इसको तुरंत कन्वर्ट की गई है, और ये 12 करोड़ की लागत से है, इक्विपमेंट्स मिला के अंदाजे। और ये कॉलेज की बिल्डिंग है जो जयराम मोड़ में बनी हुई है 2 एकड़ की जमीन पे। ये कॉलेज की बिल्डिंग है जो बोकारो पब्लिक स्कूल के पैसे की गबन करके इस पूरे परिवार ने बनाई है, और ये सारा पैसा सैनिक शिक्षा प्रचार समिति और बोकारो पब्लिक स्कूल का पैसा है, जो फटाफट बना करके प्राइवेट ट्रस्ट बनाया। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? मिसेस सुधा शेखर। मिसेस सुधा शेखर कौन है? इनकी बेटी है, वो चेयरपर्सन है इस कॉलेज की। और जो खुद उस प्राइवेट ट्रस्ट जो बना हुआ रामकृष्ण वेलफेयर ट्रस्ट में, उसमें वो ऑलरेडी ट्रस्टी है। तो यानी पूरी फैमिली, यानी डॉक्टर सुधीर कुमार, सुधा शेखर, कृष्णा यादव एंड कैप्टन आरसी यादव, ये चारों मिल करके बोकारो पब्लिक स्कूल का पैसा करीब 25 से 40 करोड़ का गबन करके, आप समझिए 11 एकड़ जमीन, करीब 10 से 11 एकड़ जमीन जयराम और जरीडी अंचल है। जरीडी अंचल मेरे पास है, सारा लिस्ट में आपको जब सवाल करेंगे तो जरीडी अंचल में बनाई गई, यानी 11 एकड़ जमीन, उसके ऊपर करीब 8 करोड़ की बिल्डिंग, उधर आपको कितनी डिसमल जमीन पटना में, उसके ऊपर हॉस्पिटल। इस तरह से ये करीब 25 से 40 करोड़ या 50 करोड़ की लूट जो है बोकारो पब्लिक स्कूल की हुई और उसके परिवार ने की। सवाल उठता है कि इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि परिवार खुद ही वहां पे सब चीज है, और गेट बंद करके ये अपनी रेसिडेंस को अंदर बनाए हुए, वो इसीलिए बनाए हुए
वो गेट इसलिए बंद रहती है और सारे परिवार उसमें शिफ्ट किया हुआ है ताकि कोई हम पे पहुंच ना सके, समाज से कटने के लिए, ताकि कोई सवाल ना कर सके। आप अभी चले जाएंगे गेट पे तो बोलेंगे बीमार हैं, हम बात नहीं करेंगे, हमको तो बाहर चले गए हैं, गेट कीपर से गलत गलत बातें कहलवाते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। आप सोचते होंगे कि स्कूल के अंदर है वो क्यों रहते हैं? स्कूल के अंदर इसलिए रहते हैं कि पूरी परिवार उस प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है, चारों लोग, उन लोग गेट से आते हैं, गेट कीपर फिर खोलता है, दामाद हो चाहे हो, अंदर ही सारा काम होता है और अंदर से सारा चले जाते हैं। इससे समाज को पता नहीं चल रहा है। और क्योंकि मालिक पूरी परिवार बैठी हुई है, कोई बाहर का आदमी है ही नहीं, तो जांच कोई कौन करेगा, क्यों होगा? तो इसलिए मेरे घर दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी जो है पूरे बोकारो में, पूरे पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कृष्णा यादव की। अगर आप पूरे सारे बैंक्स में सारे अकाउंट्स इनके सेविंग अकाउंट्स पड़े हुए। हाँ, कृष्णा यादव ने इतनी सारी ज्वेलरीज ऑलरेडी एफडीज एंड ज्वेलरीज बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। मालती जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे, उसमें सुधा शेखर के नाम से फ्लैट, कृष्णा यादव के नाम से फ्लैट, ये सब बोकारो पब्लिक स्कूल के पैसे को वहां ये दिखा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता करके उनको वहां पे अलॉट करवाई गई। यानी केवल लूट, केवल हॉस्पिटल, कॉलेज और 10 एकड़ जमीन ही नहीं है, बल्कि मालती में फ्लैट्स और बोकारो में कितनी संपत्तियां और जमशेदपुर में 3 फ्लैट करीब बनी हुई। यानी इतनी ज्यादा का गबन है ये सोसाइटी मनी का, जो आप सोच नहीं सकते। सोसाइटी की धारा 9 और 10 ये साफ कहती है कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर जो है वो कोई भी सोसाइटी का पैसा अपने किसी मेंबर या अपने को डाइवर्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इसका खुला उल्लंघन है। इसके लिए हम ऑलरेडी रजिस्ट्रार को भी हम लोग लिखने जा रहे हैं और हमारी संस्था ऑलरेडी इस चीज को टेकअप करेगी और इसके लिए FIR भी इसमें प्रावधान है रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि FIR भी हो सकते हैं। यानी रजिस्ट्रार को भी ये पूरा पावर है 59 के अंदर में, वो अपनी इंक्वायरी करके इनसे सारे एसेट्स को वसूल करे और FIR करके जेल भेजवाए, इसकी भी प्रावधान है। क्योंकि और से कॉलेज ऑफ नर्सिंग बना दिया जो बिल्कुल ही बायोलॉज का जो लीज के बायोलॉज है, स्टील प्लांट प्रबंधन और जो लीज के बायोलॉज है, उसका खुला उल्लंघन है। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोला था और जिसकी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, जबकि उनको प्रबंधन को मालूम भी नहीं था कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो BSF के बिना किसी अनुमति के उन्होंने कॉलेज नहीं, वो क्या था, RK कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो BEd कॉलेज खोल दिया था। तो ये, लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ कि अभी ये बिल्डिंग देख लीजिए जिसमें कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिखी हुई है, इसको देखिए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो लीज बोकारो स्टील प्रबंधन ने एक सेकेंडरी स्कूल के लिए एक सोसाइटी को दिया, क्या वो सोसाइटी जो मौजूद ही नहीं है, वो क्या उसी बिल्डिंग को कॉलेज खोला जा सकता है? क्या BSF प्रशासन को, विजिलेंस को ये क्या मालूम नहीं है? तो ये सारा चीज, ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग है। इसके अलावा ये स्मार्ट जूनियर स्कूल करके जो है अंदर में चल रही है, जो किसी थर्ड पार्टी को दी गई है भाड़े पे, यानी कि वो अलग से कमर्शियलाइजेशन मिल गई। तीसरी बात यह है कि जो एक और बिल्डिंग जो है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पेस में काम करता है मिस्टर अमित कुमार, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा बिल्डिंग कोचिंग के लिए दे दिया गया, जो कोरोना के बाद वो स्टार्ट करने वाला है। मेरा इतना कहना है कि ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। बोकारो स्टील प्रबंधन हो, चाहे स्टेट सरकार के डिपार्टमेंट हो, जिनके हाथ में NOC रहती है, CTSC है, सारे संस्थाएं जो है वो बिल्कुल इस पर एक्शन लेनी चाहिए और इनका जो है लीज कैंसिल करनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि स्कूल, एक तरफ ये कहते हैं कि स्कूल में हमारे जमीन का में हमको दूसरी स्कूल भी दी जानी चाहिए। BSL से 1-2 बार जो भी है काफ़ी इन्होंने पत्राचार भी किया, बट आप ये देखिए ये गगनचुंबी घर स्कूल जो है, स्कूल के अंदर इन्होंने अपना रेसिडेंस बना कर रखा और इसकी लोड इतनी ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी BSL डिपार्टमेंट जाते हैं, सारे AC खुलवा लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मिल करके और लोड को कम दिखाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगाने देना। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, और इसमें 16 कमरे हैं और कम से कम 34 AC चलती है।
हर कमरे में 2-2 एसी, और केवल एक रहते कौन लोग हैं, मिसेज डायरेक्टर कृष्णा यादव और कैप्टन आरसी यादव। क्या बीएसएफ प्रबंधन को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई इतना बड़ा जो है घर, रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, अगर डायरेक्टर रेसिडेंस प्रिंसिपल बनाते हैं तो रेसिडेंस का मतलब 2 से 3 कमरा, यानी मकान घर होना चाहिए। पैलेशियल बिल्डिंग नहीं है तो महलनुमा घर नहीं बनाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल मिसयूज है। सबसे पहला चीज सर कि ये तो घर बनाने के लिए जमीन मिला ही नहीं मिला है, ही नहीं है, फिर घर कैसे बना उसमें? दूसरी चीज है इन्होंने हॉस्टल खोल के रखा है लड़कों के लिए, और हॉस्टल का कोई बिल्डिंग अलग से नहीं है। क्लासरूम बिल्डिंग में ही, जहां कोई पंखों की व्यवस्था नहीं है, जहां पे कहीं से मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे जहां गर्मी में बेचारा बच्चे मरते रहते हैं, क्लासरूम में उनको जबरदस्ती मतलब 8-8, 10-10 बच्चे को एकदम बगल बगल में उसको रखा गया। लेकिन जब वो को नहीं रखा जाता है, केवल एक आदमी कैप्टन आरसी यादव है जो आज 85 साल 86 साल उनकी उम्र है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई भी बाहर का प्रिंसिपल को रखना नहीं चाहते, 1 साल के बाद वो निकाल देते, क्योंकि जैसे ही प्रिंसिपल सारे लॉ की बात करता है, सीबीएसई के कानून की बात करता है, जैसे ही कहते हैं कि यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, वो उनको वहाँ से निकाल देते हैं। अब मैं बताता हूँ प्रिंसिपल कौन कौन अभी मेरे बाद जो निकले। हेमलता विश्वास मैडम आई। हेमलता विश्वास पे ये चार्ज लगा के, क्योंकि 2000 मैं बता दूँ 2014 में एफिलिएशन इनकी कैंसिल हो गई +2 की, इसलिए कि +2 में इतनी अनियमितता थी कि +2 की कैंसिल हो गई, और जिसका जो चिट्ठी जो है हमारी संस्था जो है इन्हें श्री एस के मिश्रा जी ने भी चिट्ठी लिखी थी सारे सीबीएसई में, और उसके उपरांत इंक्वायरी होने के बाद वो कैंसिल हो गई। और उस समय क्योंकि हेमलता विश्वास मैडम प्रिंसिपल थी तो उन पर ये इल्जाम लगाते हुए उनको निकाला गया हेमलता विश्वास को कि आपने हमारी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी, और उन पे बुरी तरह उनके लिए गेट बंद कर दिया गया, उनको गेट के अंदर नहीं आने दिया गया हेमलता विश्वास मैम को, और बुरी तरह से बेइज्जत करके उनको निकाला गया। उसके बाद सुधा शेखर मैडम आई जो उनकी खुद बेटी है। मैं बता दूं सुधा शेखर जो है वो जमशेदपुर में रहती हैं, वो बोकारो में रहती नहीं है। ये एक जांच का और इंक्वायरी का विषय है कि वो कभी बोकारो पब्लिक स्कूल में रहती ही नहीं है, वो अपने ससुराल में आराम से रहती हैं। स्कूल का पैसा जो है मोटा पैसा वसूल करती हैं, प्रिंसिपल के नाम पे, मेंबर के नाम पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे पैसा निकालती हैं और स्कूल में रहती ही नहीं है। और यहाँ पे एक टीचर है जो कंप्यूटर का टीचर +2 में मनोज कुमार नाम है, उसको प्रिंसिपल इंचार्ज बना के बिना कोई पैसा एडिशनल दिए हुए उसको प्रिंसिपल का काम कराया जाता है। मतलब ये मोटो ऑपरेंडी है बोकारो पब्लिक स्कूल का कि प्रिंसिपल हम कोई नहीं रखेंगे तो अपनी बेटी को रखेंगे जो यहाँ रहती ही नहीं, जो कोई काम ही नहीं करती है, जिसको कोई मतलब नहीं है। और एक जो कंप्यूटर टीचर है जो +2 में पढ़ाता है मनोज कुमार, उसको प्रिंसिपल इंचार्ज बना करके बिना कोई एडिशनल पैसा दिए हुए प्रिंसिपल का काम लिया जाता है। अब मैं बताता हूँ मनोज कुमार की डिग्री जो है वो फर्जी डिग्री, ठीक है। मनोज कुमार जो है वो केवल +2 है बिहार बोर्ड से और उनकी डिग्री बिल्कुल फर्जी है। उनकी डिग्री जो MBA दिखा रहे हैं और जो BBA दिखा रहे हैं वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का, वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से दावा करते हैं कि मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA की डिग्री और BBA की डिग्री लिया हूँ। और इस कारण से वो 2008 से जो है वो +2 में कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है स्टेट एक्ट लेजिस्लेशन से बनी है। जो यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट लेजिस्लेशन से बनती है वो उसकी डिग्री वैलिड केवल स्टेट में होती है। और इसी कारण से आप ये गौर करेंगे कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का कहीं भी सिक्किम के बाहर ना कोई स्टडी सेंटर है, ना कोई एडमिशन इंचार्ज +2 का बनाया जाता है। जब 11th क्लास का लड़का वहां पहुंचता है तो सबसे पहले इनके पास जाता है, वहां ये जबरदस्ती IP की सब्जेक्ट उसको पकड़ाते हैं, जबरदस्ती कि तुम लोगे तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। और IP इसलिए पकड़ाते हैं क्योंकि 6000 × 6000 यानी 12000 साल में 11th में यानी और 12th में 12000 यानी 24000 रुपया जो है ये स्कूल IP सब्जेक्ट के नाम पे वसूलती है कि तुमको मैंने IP दिया। ये बिल्कुल अवैध वसूली है, इसको कैपिटेशन फीस बोलते हैं। इसलिए अवैध वसूली है क्योंकि IP इज अ सब्जेक्ट, इट्स अ कोर्स व्हिच हैज टू बी ऑप्टेड बाय स्टूडेंट। देयर कैन नॉट बी
सिंगल 4 एक ट्यूशन खोला हुआ है वहाँ पे सेक्टर 4 में, और वहाँ पे उनकी अलग से दोहन किया जाता है कि अगर तुमको स्कूल में प्रैक्टिकल में मार्क्स लेना है, क्योंकि हम भाई कोऑर्डिनेटर हैं, हम +2 देखते हैं, हम प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, ये इस बात का वो धौस दिखाते हुए सारे बच्चों से कहते हैं कि तुम आके आईपी का ट्यूशन करो, और आईपी के ट्यूशन में अलग से दोहन करके, और दोहन किस ब्लैकमेल की, मेरे पास सारे शिकायत है उनकी, मेरे पे रिटर्न मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और वहाँ पे वो उनको ये कहते हैं कि तुमको प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिलेगा, तुम्हारा अटेंडेंस हम जो है बना देंगे, तुम आओ चाहे नहीं हो। और देखिए बोकारो पब्लिक स्कूल का एक और खेल क्या है, ये अटेंडेंस को पॉइंट पेंसिल से करते हैं। 11-12 की जितनी अटेंडेंस जो रजिस्टर्स होती है उसमें वो पॉइंट पेंसिल से किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि बाद में उस लड़के से पैसा लेके ब्लैकमेल करके पर डे का चार्ज लेकर के पैसा लेकर के उसको फिर से उसको ये बना दिया जाता है, उसको प्रेजेंट बना दिया जाता है। तो और इन्होंने लिखा 2020-21 सेशन के लिए जो है नर्सरी टू, यानी ये 19 नवंबर का करीब है, जो मैं डेट बता दूंगा आपको एग्जैक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट है, यानी इनका ये धंधा है कि इस बहाने क्या होता है कि सारे लोग अप्लाई करते हैं और उसमें ड्राफ्ट अटैच करनी पड़ती है 100 रुपए 200 रुपए, तो एक इस बहाने पैसा आ जाता है, और ये टीचर्स को निकालने में इनको बहुत सुविधा हो। इनके पास इन हैंड्स एप्लीकेशंस आती है, तो पिछला टीचर जो भी है उसको निकालो, नया को लाओ। तो आप समझिए कि ये क्यों किया जाता है। अच्छा आप ही सोचो, अगर सारे टीचर नहीं है तो स्कूल चल कैसे रहा था 2019 में? अगर वैकेंसी सब डिपार्टमेंट में है, ये सोचा हंसने वाली बात है। एक +2 का स्कूल जो 25 साल से चल रही हो, उसके पास कोई टीचर नहीं था 2019 में, इसका मकसद क्या होता है? चल कैसे रही। और इसके बाद ये सारा एप्लीकेशंस लेते हैं, जो पुराने टीचर बेचारा जिनका 15,000 तनख्वाह हो गया उसको निकाल करके फिर ये नए इंट्रेंस जो आते हैं बेचारे को 8,000 10,000 में रख लेते हैं। तो ये बदस्तूर जारी है, ये बदस्तूर जारी है। और मैं बता दूं, और इन्होंने लिखा 2020-21 सेशन के लिए जो है नर्सरी टू, यानी ये 19 नवंबर का करीब है, जो मैं डेट बता दूंगा आपको एग्जैक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट है, यानी इनका ये धंधा है कि इस बहाने क्या होता है कि सारे लोग अप्लाई करते हैं और उसमें ड्राफ्ट अटैच करनी पड़ती है 100 रुपए 200 रुपए, तो एक इस बहाने पैसा आ जाता है, और ये टीचर्स को निकालने में इनको बहुत सुविधा हो। इनके पास इन हैंड्स एप्लीकेशंस आती है, तो पिछला टीचर जो भी है उसको निकालो, नया को लाओ। तो आप समझिए कि ये क्यों किया जाता है। अच्छा आप ही सोचो, अगर सारे टीचर नहीं है तो स्कूल चल कैसे रहा था 2019 में? अगर वैकेंसी सब डिपार्टमेंट में है, ये सोचा हंसने वाली बात है। एक +2 का स्कूल जो 25 साल से चल रही हो, उसके पास कोई टीचर नहीं था 2019 में, इसका मकसद क्या होता है? चल कैसे रही। और इसके बाद ये सारा एप्लीकेशंस लेते हैं, जो पुराने टीचर बेचारा जिनका 15,000 तनख्वाह हो गया उसको निकाल करके फिर ये नए इंट्रेंस जो आते हैं बेचारे को 8,000 10,000 में रख लेते हैं। तो ये बदस्तूर जारी है, ये बदस्तूर जारी है। और मैं बता दूं करप्शन ब्यूरो को और सबको अभी हम लिखेंगे, नहीं अगर इसे कहीं न्याय मिला तो इसको हम PIL अपने संस्था की ओर से दायर करेंगे, और उनको पार्टी जितने लोग हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के लोग संलिप्त हों, चाहे सेल के लोग संलिप्त हों, उनको हम कटघरे में साथ करने का काम करेंगे। और ये 6 महीने के अंदर होगा। मैं टाइम जॉब भी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं। आप लोगों से इसलिए मैंने आग्रह किया है, इसको उजागर कीजिए, मीडिया जो है इसको देखे। अगर हम लोग अगर कोई गलत बात नहीं है तो जाके उनसे क्वेश्चन कीजिए कि आरोप है और लिखित आरोप, तो हम लोग भरबल नहीं बोल रहे। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे 10,000 तो इस लिखित आरोप को मतलब 11th नहीं देते हैं, जब आप साइंस देंगे तब 10,000 एक्स्ट्रा क्लास के नाम, और इनको हम 2 महीने के फिर नोटिस करेंगे, और इसमें तालाबंदी तक का काम हम लोग करेंगे। इन लोगों ने वो ऐसी संस्था का ये अपना मानना है कि अगर नहीं मानेंगे तो सेल के रिप्रेजेंटेशन के साथ हम अभी आपको बता दें कि हम विजिलेंस सेल को भी लिखे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मैं तालाबंदी का काम करूंगा। एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और सर्वसाधारण को भी ये सूचित करना चाहता हूं, जितने भी बोकारो के जनमानस से लोग हैं, कि ये कैप्टन RC यादव जो कैप्टन अपने मिलिट्री का जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल अवैध और गैर कानूनी रूप से कर रहे हैं। आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। इनको आर्मी से 1974 में कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल के थ्रू डीजल चोरी के आरोप में, क्योंकि ये आर्मी सप्लाई कोर में थे, ये एजुकेशन में नहीं थे, और ना ही ये कोई लड़ाई उड़ाई जो है लड़े। 75 और
जो 65 और 71 की वार ये अखबार में छपवाते हैं कि मैं लड़ा था जाके, ये सब झूठ और बकवास करते हैं। ये सप्लाई कोर में थे, आर्मी सप्लाई कोर जिसको सर्विस कोर करते हैं, जहाँ पे डीजल पेट्रोल ये सब की रखवाली की जाती है, जूता चप्पल ये सब की रखवाली की जाती है। और ये इन्होंने डीजल, जो सरकार की डीजल, आर्मी की डीजल थी, उस डीजल को चुरा करके मार्केट में बेचा करते थे और कमाई करते थे, जिसके कारण से आर्मी विजिलेंस ने पकड़ लिया। उसके बाद इन पे कार्रवाई हुई इनको, और कार्रवाई होने के बाद जनरल कोर्ट मार्शल से इनको फौज से बाहर निकाली गई, इनकी बेल्ट निकाल ली गई, इनके सारे स्टार्स छीन ले गए। इसलिए जब बेल्ट निकाल ली जाती है, स्टार्स छीन ली जाती है और जनरल कोर्ट मार्शल से किसी पे आरोप लग के वो बाहर होता है आर्मी से, तो वो रैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए जनमानस ये जानबूझ के करते हैं कैप्टन, ताकि लोगों की नज़र में ऐसा लगे कि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं। बट ये कितने बड़े देशभक्त हैं ये तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से जो डीजल चोरी वहाँ किया करते थे, वही पैसा का गबन, उसी का एडवांस वर्जन आज अपने यहाँ सोसाइटी बना के जो है इन्होंने किया है। तो इसलिए इस बात को मैं सारे पब्लिक को बताना चाहता हूँ, कृपया कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल रेस्पेक्ट कैप्टन के नाम पे कम से कम इस आदमी को डिजर्व नहीं करता, ना दें। थैंक यू। कैप्टन नरसी यादव साहब मौजूद हैं। कैप्टन साहब, जो एलिगेशन लगाया गया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोऑपरेटिव कॉलोनी में, और जो मेन एलिगेशन लगा है कि बोकारो पब्लिक स्कूल का जो फंड है उसको डाइवर्ट किया गया है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपका क्या कहना है? जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोऑपरेटिव कॉलोनी में बोला गया है, वे सारे आरोप बेबुनियाद और आधारहीन हैं। मैं इस संबंध में इतना ही कर सकता हूँ कि अगर किसी तरह की अनियमितता इस विद्यालय के द्वारा या इस विद्यालय प्रबंधन के द्वारा की गई है, अगर लोगों को ये समझ में बात आती है कि इसको देखने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा जो इसको देखती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई भी ऐसी मटेरियल उसके पास है जो वो समझता है कि बोकारो स्कूल गलत कर रहा है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं उन तक इस बात को पहुंचानी चाहिए, जिससे कि वो अपने लेवल पर इसका इंक्वायरी कर सकें और सच्ची बात को सामने ला सकें। उसको जो कुछ वो मीडिया में कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा जो ये बातें आ रही हैं, वो केवल और कुछ नहीं है बल्कि भयावह है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके जो हैं, उनके जो डिमांड्स हैं वो नहीं पूरे किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वाइडेड इंटरेस्ट के तहत ये एलिगेशन लगाया गया? 100%। ये व्यक्ति जो है एसके मिश्रा, जिनके नाम से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, ये वही व्यक्ति हैं जो 2013 में भी इस विद्यालय के खिलाफ सुबोध जी जो उनके साथ हैं, जो हमारे छोटे पुत्र हैं, उन्हीं के साथ मिल करके इन्होंने एक बार फिर मतलब CBSE में इन्होंने कराया था, इसके खिलाफ सारी चीज़ें की थी, और फिर दोबारा कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है सुबोध जी का, वो तो हमारे छोटे पुत्र हैं, वो इस विद्यालय में प्रिंसिपल कई बार रह चुके हैं, बहुत लंबा समय इन्होंने गुजारा है। इस विद्यालय से उन्होंने सारी सुविधाएं ली हैं, वेतन लिया है, कार की मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं है, सारी सुख सुविधाएं उन्होंने इसकी भोगी हैं। क्या उस समय इनको नहीं मालूम था यहाँ क्या गलत हो रहा है? क्या सुबोध जी को उस समय पता नहीं था कि यहाँ क्या गलत और क्या सही हो रहा है? उस समय सब कुछ सही था, और आज जब वो स्कूल से निकाल दिए हैं विशेष कारण से, उनको परिवार ने अपने से संबंध तोड़ लिया है, तब उनको सारी चीज दिखलाई देने लगे हैं। सारी जो जितनी गलतियां हैं वो अब नजर आ रही है उनको। जब जिसकी बात कर रहे हैं कि जैना मोड़ में बनने की बात है, कॉलेज बनने की बात हो, या पटना में हॉस्पिटल बनाने की बात हो, क्या उनके समय में नहीं मालूम था उनको कि बोकारो में हॉस्पिटल बन रहा, पटना में हॉस्पिटल बन रहा है? सब कुछ पता है उनको। उस समय क्यों नहीं उठाया? इसलिए नहीं उठाया कि वो ये यहाँ की सुख सुविधा भोग रहे थे, यही उनका इंटरेस्ट है। कैप्टन साहब एक एलिगेशन और भी है पीसी के अंदर, वो ये है कि जो बोकारो स्टील मैनेजमेंट है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, झारखंड सरकार का जो कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, वो सबको मैनेज आपने किया हुआ, यही कारण है कि आपके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि जो संस्था थी आपकी, जो पेरेंट संस्था है आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2009 में रद्द हुआ, ये एलिगेशन है।
तो भाई हमारे जो भी कमियां हैं इसको आप उजागर कंसर्न डिपार्टमेंट को कीजिए। काम उसका देखना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप कौन होते हैं कहने वाले हमको कि आप ये गलत है? आप उस गलती को उजागर कीजिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को कीजिए, कंसर्न पदाधिकारी को कहिए। अब सीबीएसई का रेगुलेशन मेरे पास है, अगर सीबीएसई समझता है कि हम गलत कर रहे हैं तो रेगुलेशन मेरा रद्द कर देगा। ये सीबीएसई का काम है, सीबीएसई को बताइए। और आपने बताया भी है, पहले ही बताया है, अभी भी सुनने में आया है कि आपने दिखाई है उसको। देख लीजिए क्या नतीजा होता है, इंतजार कीजिए इसका। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो मीडिया के सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे गए जी। हैं, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एविडेंस दिखाए जा रहे थे आज मीडिया को, आपको क्या लगता है कि सब सही है या फेक है या टेम्पर्ड है या क्या है? जब तक मैं देख नहीं लूँ मैं क्यों बोलूँगा कि सही है कि गलत है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। अरे ये उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे रहे भाई, जिसको जरूरत है उसको न दें। मीडिया को देने की क्या आवश्यकता है? मीडिया को देने का एक ही मकसद उनका है कि मीडिया जो निकालेगी तो यहाँ के जो आम पब्लिक है, जो स्कूल विद्यालय के जो अभिभावक जन हैं, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लोग यहाँ एडमिशन नहीं लें। अभी 11 का एडमिशन चल रहा है, इसमें जो है रुकावट आएगी। मकसद केवल एक ही है, विद्यालय को डैमेज करना, और कोई नहीं। तो मीडिया के पास जाने का कोई कारण नहीं है। यहाँ के टीचरों पर भी एलिगेशन लगाया गया ना। ये थे कैप्टन नरसी यादव, बुकारो पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। इनका साफ कहना है कि जो प्रेस